यह देश यदि पश्चिम की शक्तियों को ग्रहण करे और अपनी शक्तियों का विनाश न होने दे तो उसके भीतर से जिस संस्कृति का उदय होगा वह अखिल विश्व के लिए कल्याणकारिणी होगी। वास्तव में वही संस्कृति विश्व की अगली संस्कृति बनेगी। यह विचार था श्री अरविंद घोष जी का। आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंद घोष के जीवन, अनमोल विचार और शिक्षाओं के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। श्री अरविंद घोष के दर्शन को, उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सामाजिक राजनीतिक विचारों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक महान योगी व दार्शनिक थे। पूरे विश्व में उनके दर्शन शास्त्र बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी कई देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में उनकी कृतियां बहुचर्चित हैं। अब हम जानते हैं अरविंद घोष के जीवन परिचय के बारे में। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्णधन घोष तब बंगाल में रंगपुर के सहायक सर्जन थे और ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार आंदोलन के पूर्व सदस्य थे। उनकी माता स्वर्णलता देवी थी। अरविंद घोष प्रारंभ से ही पाश्चात्य संस्कृत से काफी प्रभावित थे। वे लगभग 13 वर्ष इंग्लैंड में रहे, वहीं आईसीएस बनने की तैयारी की और आईसीएस लिखित परीक्षा पास भी की, किंतु घुड़सवारी में असफल होने के कारण आईसीएस नहीं बन सके। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भारतीय राजनीति का अध्ययन किया तथा सन 1893 में भारत लौट आए। पढ़ो लिखो कर्म करो, आगे बढ़ो कष्ट सहन करो, एकमात्र मातृभूमि के लिए, माँ की सेवा के लिए। अरविंद घोष के भारत लौटने की घटना को हम देखते हैं। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होने लगी थी। सिविल सर्विस में उनकी रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार के लिए सेवा नहीं देना चाहते थे। स्नातक होने पर श्री अरविंद ने तय किया कि वो भारत लौटकर शिक्षक बनेंगे। अरविंद ने अपनी यह बात बाद में भी मानी कि भारत लौटना ही उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत थी और भारत की माटी में उन्हें वो सुकून मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अरविंद घोष 1893 में भारत लौटे थे और यहाँ बड़ौदा के शाही परिवार में उन्हें नौकरी मिल गई थी। वो बहुत सी विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन तब भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी रखते थे। उन्होंने अगले 12 वर्षों तक बड़ौदा में एक शिक्षक कार्य किया। महाराजा ऑफ गायकवाड़ के सेक्रेटरी और बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। इस दौरान ही उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का मौका मिला और धीरे धीरे उनमें राजनीति में रुचि भी जागृत हुई। बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने इंदु प्रकाश नामक आर्टिकल लिखा। संसार के दुख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है, जिसकी प्राप्ति केवल योग द्वारा ही संभव है। योग से ही नई चेतना आ सकती है। यह दृढ़ विश्वास था श्री अरविंद घोष जी का। अब हम जानते हैं अरविंद घोष एक विद्रोही किस प्रकार से हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद वे 1906 में औपचारिक रूप से कलकत्ता चले गए। अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में उन्होंने गैर सहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। निजी तौर पर उन्होंने खुले विद्रोह की तैयारी के रूप में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधि की। इस मामले में निष्क्रिय विद्रोह सफल नहीं रहा। उन्होंने 1902 में कलकत्ता की अनुशीलन समिति सहित युवा क्लबों की एक श्रृंखला स्थापित करने में मदद की। उन्हें मई 1908 में अलीपुर बम मामले के सिलसिले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 2 नए प्रकाशन प्रारंभ किए, कर्मयोगिनी अंग्रेजी में और धर्म बंगाली में।
उन्होंने अपने ध्यान को आध्यात्मिक मामलों में बदलने के लिए भाषण भी दिया। अब हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य मातृभूमि की सेवा के लिए ही होने चाहिए। आपका अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए। आप काम करो जिससे मातृभूमि समृद्ध हो। यदि तुम किसी का चरित्र जानना चाहते हो तो उसके महान कार्य ना देखो, उसके जीवन के साधारण कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करो। श्री अरविंद आश्रम। पांडुचेरी में अरविंदो ने कुछ अनुयायियों के साथ ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की, लेकिन समय के साथ जब उन्हें आश्रम स्थापित करना पड़ा तब उनके नाम के आगे श्री का उपयोग होने लगा। आश्रम की स्थापना मिरर रिचर्ड ने की थी, जो फ्रेंच मूल की थीं एवं अरविंदो के आध्यात्मिक सहयोगी थीं। शुरू में अरविंदो ने मिरर रिचर्ड में सिर्फ दयालुता और करुणा देखी थी, इसलिए उनको आश्रम का दायित्व दिया। लेकिन बाद में वो खुद कहने लगे कि वो एवं मिरर दो शरीर लेकिन एक आत्मा है। मतलब अरविंदो ने रिचर्ड को अपने ही समकक्ष माना। रिचर्ड ने ही आश्रम का मैनेजमेंट संभाला था। थोड़े समय बाद उन्हें मदर माँ संबोधित किया जाने लगा और ये माना गया कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वो अरविंदो के समकक्ष ही थीं। मदर को पूरा आश्रम सौंपने के बाद अरविंदो ने ज्यादा समय ध्यान और आध्यात्म को देना शुरू कर दिया। अब हम जानते हैं श्री अरविंदो द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में। द योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, द मैसेज एंड मिशन ऑफ इंडियन कल्चर, द माइंड ऑफ लाइट। 1909 में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में कर्म योगिनी और बंगाली में धर्मा प्रकाशित किया। 1914 में अरविंदो ने प्रतिमाह दार्शनिक पत्रिका आर्य शुरू की। अब हम जानते हैं श्री अरविंदो से जुड़ी कुछ रोचक बातें। इंग्लैंड में अरविंदो का जीवन भारत जितना आसान और सुविधा संपन्न नहीं था। उन्होंने वहां पूरा 1 साल रोज सुबह केवल 2 ब्रेड बटर चाय से निकाला था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक इंदु प्रकाश लिखना प्रारंभ किया और एडिटर ने उनसे कहा कि वो सांस्कृतिक मुद्दों को बंद करके राजनीतिक मुद्दे पर ही लिखें। इस कारण उनकी इसमें रुचि खत्म हो गई और उन्होंने लिखना बंद कर दिया। वो क्रांतिकारी गतिविधियों में जब सक्रिय थे तब उन्होंने एक गुप्त समूह में शामिल हुए जिसका नाम लोटस एंड डैगर था, जहां सदस्य गुप्तता की शपथ लेते थे। ब्रिटिशर्स उनसे तब खौफ खाते थे जब लॉर्ड मिंटो ने कहा कि वो इस समय सबसे खतरनाक व्यक्ति है जिससे हमें निपटना होगा। अब हम जानते हैं श्री अरविंदो को मिले कुछ सम्मानों के बारे में। 1943 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जबकि 1950 में उनके कविताओं में दिए योगदान एवं आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य के लिए नामांकित किया गया। उन्हें साहित्य में बटरवर्थ पुरस्कार और इतिहास में दिए योगदान के लिए बेडफोर्ड पुरस्कार भी दिया गया। अब हम जानते हैं श्री अरविंदो की मृत्यु के बारे में। 5 दिसंबर 1950 को 78 वर्ष की उम्र में श्री अरविंदो ने अपनी देह त्याग दी। उन्होंने कहा था कि वो अपने आध्यात्मिक कार्य दूसरी दुनिया से भी जारी रखेंगे। उनके पार्थिव देह को 4 दिन के लिए दर्शन हेतु रखा गया और 9 दिसंबर को उनकी समाधि बनाई गई। जिन लोगों ने उन्हें देखा था उनका कहना था कि उनका शव बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। अरविंद घोष को भारतीय एवं यूरोपीय दर्शन और संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। यही कारण है कि उन्होंने इन दोनों के समन्वय की दिशा में
उल्लेखनीय प्रयास किया। कुछ लोग उन्हें भारत की ऋषि परंपरा, संत परंपरा का नवीन कड़ी मानते हैं। श्री अरविंद घोष का दावा है कि इस युग में भारत विश्व में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहा है तथा भविष्य में भी निभाएगा। उनके दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना श्री अरविंद घोष के बारे में, उनके कुछ विचारों को हमने जाना तथा उनके जीवन के बारे में भी पढ़ा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें हमारे वीडियो को।